In yesterday class, we already discussed the different type of resources available in our nature. ठीक है, इसमें अपन ने क्या क्या देखा थे, फॉरेस्ट देखा था, वाटर देखा था, ठीक है, और इसके पहले क्या था, वाटर और फॉरेस्ट, ठीक है, ये दो हो गए। अभी हम जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, यानी जो जमीन के अलग अलग प्रकार है या उसके रिसोर्सेज है उसके ऊपर थोड़ा देखेंगे। ठीक है, जमीन में क्या क्या आपको मिलता है, लैंड में, तो लैंड के डिफरेंट टाइप ऑफ ये है फॉर्म है, जिसमें माउंटेन, हिल, वैली, डेजर्ट, प्लेन एंड प्लेट्यूज यानी पठार। ठीक है, चंद्रपुर पूरा इस पे बैठा हुआ है। ठीक है, पठार खड़ा जिसको बोलते हैं, सपाट रहता है पूरा, ऐसा ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल प्लेन रहता है और कड़क रहता है। ठीक है, तो प्लेट्यूज जिसको बोलते हैं, प्लेन्स आपको ग्राउंड पता है जो एकदम ये रहता है, जनरल क्लीन रहता है। ठीक है, डेजर्ट, वैलीज यानी जहाँ हिल्स रहती है, हिल्स ये होगी, वैलीज यानी जहाँ आपका नदी वदी रहती है, जैसे केदारनाथ हिल हो गया, ये वैलीज में आ जाती है, हिल्स आता है, और माउंटेन आपको पता ही है। तो ये अलग अलग टैरेन के हिसाब से अलग अलग लैंड रिफॉर्म होते हैं और उनमें अलग अलग खूबियाँ होती हैं। ठीक है, अपने नेचर में ऐसा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड, लैंड मतलब क्या है, सॉइल। ठीक है ना, सॉइल ही पढ़ रहे हैं अपन ने फॉरेस्ट देख लिया, लैंड देख लिया, वाटर देख लिया, अभी सॉइल देख रहे हैं, सॉइल का फायदा क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे फूड प्रोडक्शन सॉइल से होता है। ओके, सॉइल है तो फूड प्रोडक्शन कैसे होगा, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, जंगल, और जंगल से ही अपने को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है, बाकी सब चीजें मिलती है, तो ये उससे ही होता है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, अलग अलग लैंड में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, जो बर्फीले जगह पे रहते हैं वो यहाँ रह सकते हैं क्या, नहीं, तो उनका भी बायोडाइवर्सिटी वो मेंटेन करता है लैंड। ठीक है ना, जैसी लैंड वैसे वहाँ के लोग। ग्राउंड वाटर ऑब्जर्प्शन, यानी अगर पानी बारिश का आ रहा है तो क्या करता है, आपका सॉइल अगर अच्छा है, आपके पास सॉइल है तो सॉइल पानी पूरा खींच लेगा ग्राउंड वाटर। ठीक है, अगर सॉइल ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा कि हमारे सिटी के अंदर कंक्रीट के रोड बनाए गए, गली गलियों में, छोटी छोटी गलियों में कंक्रीट के रोड पहले थे क्या, पहले नहीं थे, तो उससे क्या होता था, पानी जब आता था तो वो एब्जॉर्ब हो जाता था, तो ग्राउंड वाटर की लेवल बढ़ जाती थी, अभी तो इतना दिक्कत नहीं था। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि वो जो रोड थे मिट्टी के, वो चिखल हो जाते थे, उसमें मिट्टी ये हो जाती थी, उस पर गड्ढे हो जाते थे, तो अभी उसका सोल्यूशन करने के लिए इन्होंने डेवलपमेंट क्या कर दिया कि कंक्रीट के रोड बनाया। तो उसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, डिसएडवांटेज इसका ये हो गया कि पानी जमीन में नहीं जा रहा, जा रहेगा पानी नहीं जा रहा, तो ये इसका प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उसके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी रोडों के बीच में या रोडों के साइड में ऐसे एब्जॉर्प्शन बिल बनाने चाहिए, जैसे ही वाटर आएगा तो पानी उसमें चला जाए। ठीक है, अभी कंक्रीट के रोडों की वजह से पानी नहीं जा रहा, ग्राउंड वाटर लेवल आपका डाउन डाउन होते जा रहा है, पानी अपन खींचते जा रहे हैं पर पानी अंदर छोड़ नहीं रहे। तो ये सॉइल अगर है, वाटर है, ग्राउंड है उसका, तो उसकी वजह से वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ये उसका दूसरा चौथा एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, खेती के काम उसमें होते हैं। ठीक है, खाना मिलता है आपको। दूसरा, उसके बाद माइनिंग प्रोडक्शन टू एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है, सॉइल से अपन माइनिंग करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, चाहे वो आपका एल्यूमिनियम हो, यहाँ बैठे कंप्यूटर की कुछ चीज़ें हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो, प्लास्टिक हो, ठीक है ना, व्हाटएवर जो भी कुछ हो, प्लास्टिक के ऊपर से अपन एक्टिव करते हैं, नीचे से नहीं निकालते, मगर जो भी मेटल नॉन मेटल चीज़ें हैं, जो सोना चांदी सब कुछ है, वो अपन माइनिंग करके निकालते हैं। ओके, हाउस एंड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मिट्टी है तो उसके ऊपर हाउस और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। अगर अपन नदी या तालाब में या समुद्र में घर रखते हैं, बनाते हैं, उसका फाउंडेशन ही ठीक नहीं रहता ना। ठीक है ना, बना सकते, रात पे बना सकते, पर फाउंडेशन नहीं है, तो मिट्टी है तो यहाँ फाउंडेशन है, फाउंडेशन खोद के उसमें अपन घर बना सकते हैं। ठीक है, अपने खुद के रहने के लिए। एंड पार्क एंड अदर आर्टिस्टिक लैंड स्पेस, यानी अपन उसमें पार्क या एनीथिंग ऐसे छोटे मोटी चीज़ें भी कर सकते हैं लैंड। तो लैंड का इतना इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखो कि इतने सारे फायदे हैं लैंड के, और हमको अगर पूछा जाए व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंड अबाउट द फॉलोइंग्स, तो हमको बताना है। ओके, उसके बाद हम अभी सॉइल से थोड़ा आगे जाएंगे मिनरल्स की तरफ। ये भी एक रिसोर्स है जो हमको नेचर से मिलता है, मिनरल्स हमारे बॉडी को भी जरूरत होती है। तो मिनरल्स किस तरह के होते हैं, कैसे हमको मिलता है, हम मिनरल्स बना नहीं सकते, ऑलरेडी जमीन के अंदर जो है वो सभी की बात कर रहा हूँ मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स के अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहले नॉन मेटेलिक, जिसमें मेटल नहीं है, मेटेलिक जो आपका मेटल का बना हुआ रहेगा, और एनर्जी मिनरल्स ये इसमें है। ओके,
these are all minerals. तो नॉन मेटालिक में कौन सा था? माइका, साल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ईटीसी। ठीक है ना? जो भी खड़ा पत्थर, चूना, जो भी आपका दगड़ी इट्टा जो भी रहेगा वो सब किस में जाएगा? नॉन मेटालिक। मेटालिक में क्या जाता है? तीन भाई बनते हैं मेटालिक में। क्या? फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स एंड प्रीशियस मिनरल्स। अभी फेरस मतलब क्या होता है? आयरन। इसमें आयरन होगा, वो फेरस मिनरल्स आएंगे जिसमें आयरन और मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट ये सब आयरन वाले होंगे। ओके। नॉन फेरस मतलब कॉपर, बॉक्साइट, लीड, टीन, बॉक्साइट से फिर एल्युमिनियम निकलता है, यानी जो आयरन से हटके मेटल है। ठीक है, वो उनको बोलते हैं नॉन फेरस मिनरल। और प्रीशियस मिनरल बोले तो बहुत महंगे वाले, उनसे डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर है ना, ये वाले मिनरल्स ही है मगर महंगे वाले हैं जो प्रीशियस है, थोड़े लिमिटेड अमाउंट में है और ऑर्नामेंट में काम आते हैं इसलिए वो महंगे हैं। ठीक है। उसके बाद एनर्जी मिनरल्स यानी कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड यूरेनियम। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। तो मिनरल रिसोर्सेज में इतने सारे मिनरल्स हमको मिलते हैं नेचर से। ओके, तो इसका इतना इंपॉर्टेंस है। आपने ये सोचा नहीं होगा कि मिनरल्स का कहाँ, जैसे एनर्जी चाहिए आपको, ये सब चाहिए या ये चाहिए घर बनाने के लिए, तो ये सब अपने को मिलता है क्योंकि लाइमस्टोन से ही सीमेंट बनता है। ठीक है, आपका माइका से ही हम माइका ये वाला सीट जो है ऊपर वाला ये सब बनाते हैं, तो ये सब इससे होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ मिनरल्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है पिक्चर जिसमें मोबाइल से लेके इलेक्ट्रिक वॉच, एनर्जी, उसके बाद स्टोन्स, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आपका ब्रिजेस, खेती, ये सब चीजें ये मिनरल से हम पृथ्वी के ऊपर करते हैं, पृथ्वी से निकाल के उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज पृथ्वी के बाहर से लाके यहाँ नहीं बनाते है ना, अभी अपन इतने डेवलप नहीं हुए। तो हम यहाँ जो भी जिंदा है या अपनी लाइफ साइकिल को अच्छा बनाने के लिए, अपना लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं या जो भी रिसोर्सेज हमको चाहिए, हमको कहाँ से मिल रहा है? वो सब अर्थ से मिल रहा है, अर्थ के बाहर आपको कुछ भी नहीं है। तो उसका ख्याल रखना अपना दायित्व बन जाता है। अगर वो हमको इतना सब कुछ दे रही है तो उसको सस्टेन करना, उसको संभालना ही। देखो, अर्थ इज अ लिविंग थिंग है क्या? नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो एक प्लैनेट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो मर गई तो भी। सीधी सी बात है ना, वो क्या है, बोला है वो ब्लास्ट हो जाएंगे, किसी दो एस्ट्रोनॉट से आगे टकरा जाएंगे, वो चल जाएंगे, उसको कुछ नहीं। उसपे जो लाइफ साइकिल है ना उसको इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, वो तो एक पत्थर का गोला है, उसमें कुछ भी नहीं है, मगर हम लोग वहाँ है ना, हम जिंदा है। अगर आपको खुद को जिंदा रखना है तो उसकी कदर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब इसमें रहेंगे। अभी इसके बाद इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ मिनरल्स अगर हम देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या, हाँ, तो इंपॉर्टेंस ऑफ और यूजेस ऑफ मिनरल में अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है कि मैं मोबाइल का एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक मोबाइल भी अपने को पूरे मिनरल से मिला के बनाना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे डिस्प्ले है तो डिस्प्ले में अपन ये सब डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जो अभी एलसीडी डिस्प्ले बनाने के लिए सल्फर यूज कर रहे हैं। ये सब तीनों चीजें, चारों चीजें मिला के एक डिस्प्ले बन रहा है। सिलिकॉन भी अपन यूज करते हैं क्योंकि डिस्प्ले बनता कैसे है, शीशे का, कांच का बनता है ना, तो सिलिकॉन उसमें यूज होता है। और बाकी सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स के लिए इतने सारे मिनरल्स, बैटरी के लिए ये मिनरल्स यूज होते हैं, स्पीकर और वाइब्रेशन के लिए ये मिनरल्स यूज होता है। ये सब ग्राफाइट, सोलेनाइट, आपका वोल्फ्राम, टाइटेनियम, ये सब सिलिकॉन, ये सब इसमें यूज होते हैं। यानी पूरा मोबाइल पत्थर से बन रहा है, दिख रहा है क्या आपको? कंप्लीट मोबाइल इज मेड फ्रॉम अ रिसोर्स दैट इज मिनरल, कुछ भी बाहर का नहीं है उसमें। ठीक है, तो इतना इसका यूज है। बाद में उसका एंड प्रोडक्ट कुछ अलग दिख रहा है, आपको दिखेगा नहीं कि ये मोबाइल पूरा पत्थर से बना हुआ है, मगर है बना हुआ। ठीक है, हाँ, तो खाने पीने में अगर अपन कुछ मिनरल्स देख रहे हैं अपने फायदे के लिए, ये तो हो गए कुछ नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम लिविंग थिंग्स के बारे में पूछें कि उनको मिनरल्स की किस तरह से जरूरत होती है, तो यहाँ दिखा रहा है कि आपको पता होगा आपको कैल्शियम की जरूरत है हड्डी मजबूत करने के लिए, फास्फोरस चाहिए, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर, ये सब चीजें आपको चाहिए। ठीक है ना, तो ये मिनरल्स के इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारे अगर हमारी बोन्स टीथ स्ट्रॉन्ग करना है, सेल्स और टिश्यू को डैमेज से रिपेयर करना है, नर्वस सिस्टम और मसल्स को फंक्शन प्रॉपर करवाना है, लीवर और प्रॉपर ब्लड वॉल्यूम बनाना है, उसके बाद मसल कंसंट्रेशन बढ़ाना है, बैलेंस एंड प्रॉपर ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, प्रोटीन
एंड सेम फॉर डैमेज अपने को रखना है। तो ये सब चीजें अपने को खाने पीने से मिलती है। और जैसे कैल्शियम यहाँ रखा गया है कि कौन से खाने से मिलता है, ये सब यहाँ दिखाया गया है। केले से मैग्नीशियम मिलता है, अमरूद से पोटेशियम मिल रहा है, अपना दवा से सल्फर, ये सब इसमें यहाँ रखा गया है। तो जनरली क्या होता है कि अपन फल और फ्रूट अगर खा रहे हैं तो आपको ये सब मिनरल्स आपको मिलते हैं। बट अभी क्या होता है कि इसकी जो स्टडी है या इसकी जो पढ़ाई है वो क्लास में बताई नहीं जाती। मेरे को ये इम्पोर्टेंट लगता है कि सबसे पहले इनको ये बताओ कि जिंदा रहने के लिए तुमको क्या क्या खाना चाहिए, अच्छा हेल्थ बनाने के लिए। तो ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी करिकुलम में इम्पोर्टेंट है कि अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए। क्योंकि अभी क्या है, एटमॉस्फेयर खराब होते जा रहा है, पानी खत्म होते जा रहा है, सब कुछ अपना डैमेज होते जा रहा है। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू मेंटेन आवर हेल्थ फॉर दैट वर्स्ट कंडीशन। और हमको अगर अच्छा हेल्थ बनाना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि खाना क्या है। नहीं तो क्या होता है, बच्चों 10th के बाद निकलता है, जिम में जाता है, स्टेरॉइड खाता है, मस्त बॉडी बनाता है, और जिम छोड़ने के बाद पूरा फैल जाता है। स्टेरॉइड इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, नॉट फॉर योर लिवर ना हार्ट। उससे हार्ट अटैक की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है स्टेरॉइड खाने से। वो तुरंत जो भी चीज़ें तुरंत जो आपको रिजल्ट दे रही है वो हर चीज़ गलत है, हर चीज़ बुरी है। इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट इफेक्ट, इंस्टेंट रिजल्ट इज अ रॉन्ग। जैसे पास होना है तो चीटिंग कर लो, पास तो हो जाएंगे तुरंत है, मगर अच्छा आएगा नहीं, राइट। बॉडी बनाना है, स्टेरॉइड करो, बॉडी फूक जाएगी, फिर जिम से उसको शेप में कर, वो बहुत गलत। प्रोटीन पाउडर ठीक ठाक थोड़ा, वो भी वैल्यूएबल, जो कंटेंट में आपको लेना है। बॉडी में कितना प्रोटीन चाहिए उतना ही लेना चाहिए। हर बॉडी पर्सन अलग अलग होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो उसके हिसाब से प्रोटीन उसने कंडक्ट इनर किया। अगर आपको खाने पीने से आपको मिल रहा है तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप कोई एलोपैथी या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ या ना जाओ, पर वो जो आपका डाइट प्लान डॉक्टर जो रहता है, ऐसे डॉक्टर के पास जाके अपनी बॉडी चेकअप करके बताना कि मैं अपने खाने में क्या क्या इंक्लूड करूँ डे टू डे लाइफ में। तो बोलेगा 2 केले खा लो, दूध मत पियो क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तुमसे। उसके बाद सवेरे 4 ये खा लो बादाम, तेरे ब्रेन को अच्छा कर लेगा। यानी वो पर्सनलाइज बताएगा। वो भी कैसे बताता है कि आपके जेब को परवड़ रहा है या नहीं, यानी आपका खर्चा उसमें हो रहा है, वो सब देख के वो आपको अच्छे से बता देगा कि तुम क्या कर सकते हो। हाँ रोटी सर हमारे यहाँ तो रोटी बनती है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसकी जो अपनी सोया सॉस रहती है ना, सोयाबीन की वो वही, या जो सोयाबीन रहती है हाँ उसको डाल के रोटी में थोड़ा एक कंटेन कर लो, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है। तो ऐसे में हो सकता है, यानी पैसा खर्चा करके ही हेल्थ बनती है ऐसा नहीं है। आपके घर के डे टू डे लाइफ में आप थोड़ा भी चेंजेस कर लो ना, जो आप कर रहे हो उसमें भी आपकी अच्छी हेल्थ बन जाती है। तो इसलिए ये मिनरल्स हमारे खाने में चाहिए, जिसका इतना सारा इंपॉर्टेंस हमको होता है। अदरवाइज हमारी बॉडी वीक होती जाएगी, फिर मेडिकल में खर्चा करो, डॉक्टर को खर्चा करो, हार्ट अटैक आया तो उसका सर्जरी करो, बाईपास सर्जरी करो, ये सब लफड़े रहते हैं। स्टार्टिंग से ही अपने आप को देखते रहेगा, बॉडी इंडिकेशन देती है तुमको, तुम्हारी हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, ब्रेन दुख रहा है, जो भी है थायराइड का परेशानी हो, सब इंडिकेशन देता है, पर अपन उसको निगलेक्ट करते हैं, ये ठीक नहीं है। इफेक्ट ऑफ मिनरल्स ऑन एनवायरनमेंट, तो अगर ये मिनरल्स हम ले रहे हैं तो उसका क्या माइनिंग, जैसे ये मिनरल्स मैंने बोला था, ये मिनरल्स कहाँ से निकलते हैं, माइनिंग से, ठीक है ना। पूरे मिनरल्स खाने से तो मिल रहे हैं, बाकी मिनरल्स अपन माइनिंग करके निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पहले की मैंने दिखा रहा है, ये सब कहाँ से निकलते हैं, माइनिंग से। तो माइनिंग से मिनरल्स निकालते समय क्या क्या परिणाम हो रहा है, और ठीक है क्या हो रहा है, देखो माइनिंग कॉज एयर एंड वाटर पोल्यूशन। माइनिंग होता है, माइनिंग निकलने के बाद और हवा में ब्लैक निकल जाता है, धुआं निकल जाता है पूरा, यानी मिट्टी फूट जाती है। और वो जो ओवर्स बाद में आते हैं, उस ओवर को प्यूरिफाई करने के लिए एवीएल है अपने पास। उसमें क्या होता है, अपना जो आयरन होता है उसकी आयरन ओवर से स्टील बनाते हैं, तो उससे जो स्लज निकलता है वो कहाँ फेंकते हैं, वो डिस्पोज हो जाता है, उसके पहाड़ बनते हैं, देखे होंगे तुमने, वो बस वही पोल्यूशन ही कर रहा है। उसके बाद ऑन शोर माइनिंग बैडली अफेक्ट द मरीन लाइफ। जो ऑन शोर माइनिंग रहती है ना समुद्र में करने वाली माइनिंग, जिसमें समुद्र से गैस ऑयल मिनरल्स निकालते हैं, उससे क्या ये आपका जो ये है ना बैड लाइफ, पूरी आपकी जो है ना मरीन लाइफ पूरी बैड हो जाती है, ठीक है। इट कॉज एक्सीडेंट ड्यू टू लैंडस्लाइड। फिर क्या होता है, अगर आपने माइनिंग कर दिया, माइनिंग करने के बाद अगर आपका अंदर का जमीन खचक गया तो लैंडस्लाइड चालू हो जाती है। अगर चंद्रपुर में हल्का भी एक अच्छा रिक्टर स्केल पे ये अर्थक्वेक आया, मान लो आया, तो पूरी सिटी की सिटी कहाँ चली जाएंगी, नीचे, क्योंकि पूरा खोखला है कोयला निकाल के अंदर से। इट कॉज अ लैंड ऑन हैबिटेशन, यानी अगर आपने ऐसी माइनिंग की तो ये लैंड अभी किसी काम की है क्या, अभी
हो गई खराब। ओपन कास्ट माइनिंग आपने देखा होगा, वहाँ ना घर बना सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ खाद खेती कर सकते हैं, ना कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर इसको अगर डेवलप करना है तो फिर से इसमें क्या भरना पड़ेगा, मिट्टी विट्टी, उतना खर्चा कौन करेगा, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ऐसा। फिर बाद में जब उनको जमीन नहीं मिलेगी ना तब इसका भी यूटिलाइज करेंगे, देख लेना, ठीक है। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, वेस्ट, सॉरी वेस्ट, ये देखो ना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, देखा ना तुमने पहाड़ के पहाड़ क्रिएट हो गए अपने उधर जमनजट्टी की तरफ, अपना पठानपुर के बाहर अगर तुम जाओगे उधर, ठीक है ना, तो उसको पूरे पहाड़ के पहाड़ उन्होंने खड़े करके रख दिए रोड के साइड में। इट कॉज स्किन एंड आई इरिटेशन, ठीक है ना, आप कभी घुघुस में चले जाना, ऐसा पूरा ऐसा खुजली आ जाती है आपको, पूरा वो डस्ट ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इट कॉज डिफॉर्मेशन एंड वर्क डिफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सीरियस इलनेस अफेक्टिंग द ह्यूमन फॉर डिकेड। यानी अगर आप मान लो पैदा ही दिल्ली में हुए हो, तो डस्ट आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो आपकी लाइफ के 10-15 साल तो पता नहीं हो गए, और आप एक बर्थ डिफेक्ट लेके चल रहे हो कि जैसे मैं दिल्ली का पैदा हूँ, दिल्ली से हूँ, मेरा हेल्थ खराब हो गई और मेरी बीवी की भी हेल्थ खराब है, तो हमारे से जो बच्चा निकलेगा उसकी हेल्थ कौन सी अच्छी रहेगी, वो भी तो अपना रेस्पिरेटरी ऑर्डर खराब करके रहेगा, यानी वो वैसे जन्म आएगा, बर्थ होगा उसका। तो दिस इज द इफेक्ट, माइनिंग के इतने सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। क्या क्या है, एयर वाटर पोल्यूशन करता है, आपकी मरीन लाइफ खराब करता है, लैंड के लैंडस्लाइड होती है, मिट्टी खराब कर देता है, पूरी जमीन की जमीन खराब कर देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करता है, स्किन और आई डिसीजेस क्रिएट करता है, और रेस्पिरेटरी ऑर्डर के डिसीजेस क्रिएट करता है, ठीक है। दिस आर द ऑल बिकॉज ऑफ माइनिंग, और इसका इफेक्ट हम पे होगा। तो माइनिंग छोड़ देना क्या, नहीं, माइनिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है, माइनिंग अच्छे से करने की जरूरत है, उसको प्रोटेक्टिव मोड पे करने की जरूरत है। और कितना माइनिंग करोगे मेरे को बताओ, जब तक अंदर है, खत्म हो गया तो कहाँ से निकालोगे, तो कभी ना कभी तो खत्म होने वाला है। पेट्रोल डीजल अभी तो अपने यहाँ खत्म होना चालू हो गया है, कोयला होगा, मिनरल्स होंगे, लाइमस्टोन खत्म तो होने वाला है, क्योंकि अंदर में जो चीज तैयार हुई है उसका एक लिमिटेशन है। जब खत्म हो जाएगा तो कहाँ से करोगे फिर माइनिंग, फिर सब दुकानदारी बंद, माइनिंग इंजीनियर खाली, सब माइंस बंद, फिर सब मैकेनिकल में आ जाएंगे, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कितने कितने तरह के फॉर्म होते हैं एनर्जी के, वो अपन देख रहे हैं। देखो, कन्वेंशनल एनर्जी होती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है। कन्वेंशनल बाबा आदम से जमाने से चलते आने वाली, नॉन कन्वेंशनल बोले तो अभी अभी चेंज हो गया, ठीक है। कन्वेंशनल हमारे घर से आ रहे हैं, हम हमारा ये खानदान है, वो है, वो है कन्वेंशनल, आगे से। नॉन कन्वेंशनल मेरा कोई नहीं आता, मैं अभी पैदा हुआ, ठीक है, ऐसा। यानी हम पहले से यूज करते आ रहे हैं एनर्जी, उनको कन्वेंशनल बोलेंगे, और अभी अभी हम शिफ्ट हुए हैं एनर्जी की तरफ। कौन सी अभी एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो सोलर यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो ये नॉन कन्वेंशनल, तो इनको रिन्यूएबल बोलते हैं, इनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा इसके बीच का डिफरेंस। अभी कन्वेंशनल एनर्जी में इट इज नॉट रिन्यूएबल, नहीं, एक बार खत्म होगी तो खत्म होगी, फिर से जनरेट कर सकते हैं क्या, ये कर सकते, इट इज रिन्यूएबल। दूसरा, इट इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, कोयला गैस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है क्या, जलाने के बाद धुआं आता है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। इट इज नॉट डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत ज्यादा अवेलेबल या बहुत ज्यादा डिफरेंट फॉर्म ऑफ अवेलेबल में नहीं है, ठीक है ना। जैसे इट इज अ डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सन से उठा लो, अपना वाइंड मिल से उठा लो, जियोथर्मल से उठा लो, वाटर से उठा लो, ये डाइवर्सिफाइड ऑफ एनर्जी, अलग अलग उसकी फॉर्म है, ठीक है। ये बस हीट ही प्रोड्यूस करेंगी ना, जलाने के बाद हीट ही निकल रही है, पेट्रोल जलाओ हीट निकल रही है, कोयला जलाओ हीट निकल रही है, गैस जलाओ हीट निकल रही है, और फिर उसको यूज करें। मगर ये इसको डाइवर्सिफाइड, पानी से डायरेक्ट एनर्जी तैयार होती है, हवा से डायरेक्ट एनर्जी तैयार होती है, बराबर है ना, सोलर से डायरेक्ट एनर्जी तैयार होती है, सोलर का फिर तो हीट करने के लिए करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए, तो डाइवर्सिफाइड एनर्जी इसका पीछे, ठीक है। उसके बाद हैज हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। कोयला निकालना, पेट्रोल निकालना, और इस इट हैज अ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। सोलर पैनल लगा दो, फिर हो गया 20-25 साल के लिए फुर्सत, बराबर है ना, कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, बस जाने का हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार धो लेने का पैनल, खत्म।
सेंट्रलाइज पावर जनरेशन। सेंट्रलाइज पावर जनरेशन मतलब अगर कोयले का पावर प्लांट है तो एक सिटी में एक जगह रहेगा और वो पूरी सिटी को पावर दे सकता है। अगर ऐसा पावर प्लांट के साथ होता है क्या, सोलर प्लांट के साथ होता है क्या? नहीं, हर घर में अपना एक सोलर प्लांट लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सोलर प्लांट लगा के फिर उससे एनर्जी तैयार करके हम ग्रिड में नहीं दे सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी तो नहीं है, फिलहाल टेक्नोलॉजी अपने पास इतनी अवेलेबल नहीं है, अभी नहीं है, बाद में होगा तो बाद में, पर फिलहाल अपन इसको डिसेंट्रलाइज यूज कर रहे हैं, ठीक है। लो इनिशियल कॉस्ट पर किलोवाट पावर, इसका खर्चा कम है, हर किलोवाट पावर में इसका खर्चा कम है, इनिशियल कॉस्ट है ना वो थोड़ा कम है, मगर उसका ज्यादा है। यानी सोलर पैनल अगर आपको छत पे लगाना है तो 3-3.5 लाख का खर्चा है, मगर उसके बाद नहीं है 25 साल, पर पहले है, ठीक है। और आपको अगर एक मीटर लेने का है घर में, एनर्जी मीटर कनेक्शन लेना, तो आपको बस 1200-1500 रुपये खर्चा करना है, वो लगा के, ठीक है। फिर बाद में उसका रनिंग कॉस्ट बहुत है कि हर महीने 1000 रुपये 2000 बिल भरना है, जबकि यहाँ हर महीने कुछ भी नहीं भरना है। एक बार 3-3.5 लाख का लगा लो, 3-3.5 लाख का खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं। ऐसा रिक्वायर्ड लेस लैंड एरिया, बहुत कम एरिया लगता है, पावर प्लांट इतने में हो जाएगा, पूरा मुंबई को अपने सिटी बेस से चला जाता है, ठीक है, छोटे एरिया, मगर इसको मोर ज़्यादा एरिया लगता है। अगर उतना ही पावर जो पावर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही पावर अगर सोलर प्लांट से प्रोड्यूस कर रहा है, तो पूरे चंद्रपुर में सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं वो 2-3 मेगावाट प्रोड्यूस करेगा। मेगावाट ही बोलो, नॉट डिपेंड अपॉन द वेदर, बराबर है, बारिश आए, ऊन आए, कुछ भी आए, अपना प्लांट चालू है, ये डिपेंड अपॉन द वेदर। हवा आई तो वाइंड मिल चलेगा, नहीं तो रुक जाएंगे, ठीक है। नदी में पानी होगा, बारिश आएगी तो आपका ये चलेगा हाइड्रो पावर प्लांट, नहीं तो रुक जाएगा। सन है तो सोलर प्लांट चलेगा, अगर छाव है तो उतना एफिशिएंट काम नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी अवेलेबल, इसकी सभी टेक्नोलॉजी अपने पास अवेलेबल है, फिलहाल अपन जो भी यूज कर रहे हैं इसमें है क्या टेक्नोलॉजी का चैलेंज, क्योंकि अभी भी सोलर प्लांट्स सोलर प्लेट से मैक्सिमम एनर्जी डिराइव नहीं होती है, मगर आएगा फ्यूचर में आपके पास सोलर पोर्ट रहेगा। तो मेरे को एक बनाने का है, अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, मेरा वो पैटर्न पे है, पर वो है, ठीक है ना, कि कैसे अपन बना सकते हैं। हाँ, तो दिस इज द जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 2020 टू 2040, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशन यहाँ दिखाया गया है कि कितना चेंज हो सकता है एनर्जी में। तो यहाँ दिखाया गया है, जैसे मान लो ये है अपना ऑयल, तो ऑयल की सप्लाई थोड़ी कांस्टेंट हो जाएगी, पहले थोड़ी बढ़ेंगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएंगी, उसके बाद नेचुरल गैस भी वैसे ही रहेगा। कोल का कंजम्पशन खत्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, 2040 तक कम हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा कोल से। अगर कोल से एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा तो कहीं ना कहीं से एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये डेवलप कंट्री यूज करती है ऑयल, ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्री यूज करती है, जैसे अमेरिका ब्रिटेन ये यूज करेंगे, इंडिया जापान, इंडिया नेपाल या अपना चाइना, ये क्या यूज करती है, कोल से पावर प्लांट प्रोड्यूस करती है। और ये जो नेचुरल गैस है, ये दोनों भी यूज करते हैं, नेचुरल गैस में पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, दोनों भी है, दोनों भी कंट्री यूज करती है, ठीक है। तो बाकी इसका जो खत्म हो रहा है कोल, उसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन जो है 2040 तक इतना कम होने वाला है, तो कहीं ना कहीं से बढ़ाना पड़ेगा। तो कहाँ से बढ़ा रहे हैं अपन, अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है, सोलर है, देखो 2040 तक इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। 2000 स्टेट पॉलिसी सिनेरियो मैट्रिक टर्म्स में इसको दिखाया गया है, सोलर का इतना बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद बायोमास का इतना बढ़ेगा, बायोमास मतलब पेड़ पौधे जो भी उसको जला के अपन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो सड़े गले हैं उसको बायोमास, ठीक है, बायो एनर्जी। उसके बाद न्यूक्लियर में ग्रोथ रहेगा, न्यूक्लियर में ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, पर वेस्टेज है। न्यूक्लियर में कौन सा वेस्टेज है, न्यूक्लियर वेस्ट है, ठीक है। बोला था ना 20-20 साल तक उस डब्बे में कुछ भी नहीं हो सकता, न्यूक्लियर एक्टिव, मगर इसमें भी एनर्जी स्वीट होंगी, क्योंकि इसका भी जगह कम रहता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इतना सा यूरेनियम आपका दिन भर का पूरा सिटी का बिजली का दे सकता है, इतना सा हाथ भर का यूरेनियम, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट, इसकी भी ग्रोथ हो रही है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 2040 तक बाकी एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ होगा, कोयले में, और ये कांस्टेंट हो जाएंगे दोनों, ऐसा एक बता रहा है, क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है, ये खत्म होने वाले हैं तीनों। अभी फिलहाल में ये तीनों का देखो कितना बड़ा ग्राफ है, कितना एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, जबकि इनसे बस इतना ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है।
फिर 2040 और 50 के बाद इनका ग्राफ बढ़ेगा और इनका ग्राफ कम होगा, क्योंकि हमको शिफ्ट होना ही पड़ेगा। खत्म होने के बाद क्या करेंगे? हाँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन बोले तो कैसे करेंगे? क्या होगा एनर्जी कंजर्वेशन? ये पूछता है एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन इज नथिंग बट एक फालतू की एनर्जी अगर वेस्ट हो रही है उसको बंद करो और एनर्जी को सेव करो। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज द एफर्ट मेड टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी। मतलब एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए किए गए एफर्ट, ठीक है, या उसके लिए किए गए उपाय, उसको बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या करना है आपको? एनर्जी बचाने के लिए, एनर्जी कंजर्व करने के लिए आपको रिड्यूस करना है, एनर्जी कंजम्पशन कम करना है, तो उसको बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो अपन एनर्जी की खपत कैसे कम कर सकते हैं? पहली, बाय रिड्यूसिंग द एनर्जी यूजेस। ठीक है, आप जो एनर्जी यूज कर रहे हो उसका टाइम थोड़ा कम कर दो, ठीक है ना? जैसे सवेरे उठ गए तो तुरंत सभी लाइट वाइट सब चालू कर देता, फैन सब चालू कर देता, अभी जरूरत है, सब सो के है ना, उठने का टाइम है, लाइट मोस्टली सवेरे जब सन निकल जाता है तो आपको नहीं लगता लाइट की कोई जरूरत होती है। अगर आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है, प्रॉपर आपके घर में खिड़कियां है, तो लाइट और हवा ऑटोमेटिक आती रहती है। पहले के गांव में जो घर होते थे ना, उसमें क्या लाइट वाइट थी क्या? ये पंखा उनका था, तो वो घर ही ऐसे बनाते थे कि 12 महीने वहां हवा आती जाती है। इस तरह से उनकी खिड़कियों की, घर की, दरवाजों की डिजाइन होती थी। क्योंकि दक्षिण मुखी अपन बोलते हैं घर नहीं बनाना, क्यों? क्योंकि वहां से ये आता ही नहीं है, लाइट, हवा बहती नहीं है। ये कोई धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, वास्तुशास्त्र नहीं बोल सकते, मगर आपके घर में प्रॉपर लाइट और हवा बहती रहे, इसलिए उन्होंने वो वास्तुशास्त्र वैसे डेवलप किया है कि दरवाजा इधर होना, खिड़की इधर होना, ताकि सन आता रहेगा, आपके घर में रोशनी बनी रहेगी, आपके घर में अगर कोई बदबू है तो बाहर चली जाएंगी, यानी फ्रेश एयर आएंगी, ये बाहर जाएंगी। तो ये सब अगर सोच के तुम घर बनाते हो ना, तो तुमको ये एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह ये वास्तुशास्त्र जो बताते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं है कि आपने इधर बैठ दिया तो आपका घर में नुकसान हो जाएगा, आपका घर इंसान मर जाएगा, ऐसा सब नहीं। ठीक है ना? अंधविश्वास है नहीं है उसमें नहीं जाता, और मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रॉपर वास्तुशास्त्र से घर बनाएंगे तो आपको एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। आपका घर हमेशा एक बढ़िया उसमें एटमॉस्फेयर बना रहेगा, ठीक है? तो उसके लिए अपने को जो एनर्जी हम यूज करें उसका टाइमिंग कम कर देने का, रात में ही लाइट लगाने का, जरूरत है तो फैन लगाने का, जरूरत है तो एसी लगाओ, मैं तो कूलर से काम करूँ, मैं तो फैन से काम करूँ, मैं तो बिना गर्मी नहीं मर जाऊँ, ठीक है? ऐसा करने का बाय यूजिंग एनर्जी मोर इफिशिएंट। और दूसरा, जो भी एनर्जी तुम यूज कर रहे हो उसको अच्छे से इफिशिएंटली यूज करो। पंखा चालू है तो पंखा का प्रॉपर यूज करो, हवा लो, ये तो पंखा यहाँ चालू है और तुम दूसरे रूम में बैठे हो, ऐसा नहीं होने दो, ठीक है ना? अगर तुम मोबाइल को चार्ज कर रहे हो तो 100% होने के बाद बंद कर दो ना, लगा है 100% होने के बाद भी मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, मोबाइल में सेफ्टी फीचर्स है, 100% होने के बाद वो चार्ज डिस्चार्ज कर देगा, मगर आपका करंट तो बह रहा है ना, अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है, तो उस पर ध्यान दो। इसलिए बोला कि एनर्जी अच्छे से यूज करो, इफिशिएंटली, जरूरत है तो यूज करने का, अगर यूज कर रहे हो तो अच्छे से यूज करने का, समझ में आया? एक तो कम यूज करने का, सबसे पहले जरूरत है तो ही यूज करने का, उसके बाद कम यूज करने का, और अगर यूज कर रहे हो तो इफिशिएंट यूज करने का। ये होता है, क्योंकि एनर्जी हम सेव करेंगे तो ही नई एनर्जी बनेगी, यानी एनर्जी बनाने के लिए आप एनर्जी कम यूज करो तो वहां कम बनेगी, यही एनर्जी सेव करने का फंडा है, एनर्जी कंजर्वेशन। वे टू कंजर्व द एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट अपन बना सकते हैं, या हम यूज कर रहे हैं ना एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज करने का, पीला वाला बल्ब की यूज नहीं करने का। उसके बाद स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी में क्या होगा? सेंट्रलाइज कंट्रोल रहेगा, आपके हाथ में कौन कितना एनर्जी खा रहा है, कौन लाइट चालू है, कौन बंद है, कोई जरूरत है नहीं है, सब आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो लाइट बंद कर दो, ठीक है? और उसके बाद आप यूज नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन व्हेनेवर इट पॉसिबल, बराबर है? जब आपको जरूरत हो तब नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन आप यूज करो, ठीक है? हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, यानी एनर्जी कैसे सेव करें उसके आदत बना सकते हैं अपने आप को, नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हमेशा क्या बोला कि तुम जब भी क्लास छोड़ते हो तो क्या बंद करो, फैन लाइट बंद करो, ये अच्छी प्रैक्टिस है। अपना कॉलेज है इसलिए नहीं, अपने घर में भी करो, कहीं भी करो, आपको दिख रहा है ना, बंद करो, उससे आपका पैसा नहीं, मेरे को क्या करना, दूसरे का घर है, तो बंद तो
कर सकते हैं, क्या फर्क है, ठीक है ना। और दूसरा मैंने बोला था कि जब नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन है तो बाकी आर्टिफिशियल यूज नहीं करेंगे, तो उसको यूज करेंगे, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। दूसरा एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है ना, हम खुद तो कर रहे हैं, दूसरों को भी जाके हम ये बता सकते हैं कि हाउ टू सेव योर एनर्जी, राइट, ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 5 स्टार वाले जो रेटिंग रहते हैं ना IBS के वाले, वो वाले बता रहे हैं कि कैसे ये इक्विपमेंट यूज करना अच्छा रहेगा, रेटिंग देख के अपन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदें, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन इफिशिएंसी, मतलब जरूरत हो तो पैदल चलिए, नहीं तो ट्रेन से चलिए, नहीं तो बस से चलिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक, अगर आपको कार से चलना है तो इलेक्ट्रिक कार पे स्विच कीजिए, समझ में आया। यानी सबसे पहले तो पैदल या साइकिल से ही यूज कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जाना है तो बस है, उससे भी बड़ा है तो ट्रेन है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी गाड़ी है EV वाली, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में अपन चेंजेस ला सकते हैं खुद, ठीक है। वेस्ट एनर्जी कंजर्वेशन, और जो एनर्जी वेस्ट जा रही है, मतलब जो वेस्टेज है उसको कलेक्ट करो, कचरा, उस कचरे को प्लांट में डालो, ठीक है, प्लांट में डालने के बाद रिसाइकिल कर लो, और जो बचा कुचा है उसको क्या करो, जला दो, ठीक है। जलाने के बाद या उसको रिसाइकिल करने के बाद फ्यूल निकालो, गैस निकालो और इलेक्ट्रिसिटी निकालो, ठीक है ना। यहाँ से जो अपन ने कचरा है डाइजेस्ट होने वाला, बायोडाइजेस्टेबल, उससे अपन फ्यूल और गैस बना सकते हैं, पता है ना तुमको, उसको सड़ा के, जैसे उसको सड़ा के उसमें मीथेन तैयार हो जाता है, गैस, ठीक है ना, और फ्यूल बन सकता है, बायोडीजल, गन्नों से बायोडीजल बनता है, जो खेत अपन यूज कर चुके हैं उसके जो बचे हुए रहते हैं, ठीक है ना, वो सब निकाल के अपन बायोडीजल बना सकते हैं, मीथेन बना सकते हैं, और जो कचरा कुछ काम करेंगे उसको जला के इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट प्रोसेस, ये सब अपन कर सकते हैं, कन्वर्ट, हीटेड एंड प्रोसेस, ठीक है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ग्रीन एनर्जी को यूज करो जितना पॉसिबल है, ये देखो हम यूज करते हैं ग्रीन एनर्जी, कौन सा, फ्रॉम एयर, वाइंड, फ्रॉम सोलर, सन, फ्रॉम वाटर, हाइड्रो पावर प्लांट, फ्रॉम अर्थ, जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट सिंपल बता दो कि पृथ्वी के अंदर का जो गर्म लावा या गर्म टेम्परेचर होता है ना, उससे अपन पानी गर्म करवाते हैं, उसका हीट लेके पानी फिर उससे टरबाइन चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, ठीक है, जिसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर की गर्मी को यूज करके पानी की भाप बना के फिर वो भाप से अपन क्या चलाते हैं, टरबाइन चलाते हैं, स्टीम से टरबाइन चलाते हैं, ओके। उसके बाद अपन क्या देख रहे हैं, बायोमास, ये बताया था मैंने, बायोमास जो भी आपके पेड़ पौधे लकड़ा लकड़ा जो भी बचा होगा उसको अपन डाल के एक मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसमें भी एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, पंचमहाभूत। कौन से पंचमहाभूत है, देखो लाइफ, 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं, जैसे अग्नि यानी आकाश है, उसमें 2 हो गए, वायु, पानी, मिट्टी, हो गए 5। इससे ही अपना शरीर बना है और मरने के बाद अपन इसमें ही जाने वाले, कोई अग्नि दाह करता है, कोई मिट्टी में समाधि ले लेता है, कुछ भी करता है, मगर जो 5 चीजों से अपन बने हैं, मरने के बाद हम इन 5 चीजों में ही विलीन हो जाते हैं। और इन्हीं 5 चीजों से अगर आप अपनी साइकिल चला रहे हो, अपनी लाइफ चला रहे हो, एनर्जी ले रहे हो, तो वो क्लीन एंड क्लियर रहेंगी। मगर अगर आप आर्टिफिशियल एनर्जी ले रहे हो, जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, तो वो आपकी लाइफ खराब करेगी। सिंपल सा इसका पीछे का लॉजिक, यूज ऑफ योर 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, इसको पंचमहाभूत बोला। अभी कंक्लूजन फॉर दिस चैप्टर, सिंपल सा कंक्लूजन है इस चैप्टर का, देखो क्या बोल रहा है, वी हैव लर्न टू आइडेंटिफाई वेरियस रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर, लैंड, मिनरल, एनर्जी, बराबर। ये चैप्टर में तुमने सीखे कि अपने अर्थ पे कितने रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज जिससे अपनी लाइफ चल रही है। फॉरेस्ट है, देखे अपन ने, वाटर देखे, लैंड देखे, मिनरल्स देखे, एनर्जी भी देखे, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन क्या निकला, वी कम टू नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पांसिबल मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अपने को अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको रिस्पांसिबली मैनेज करना है। अगर तुमको मनमाने तरीके से उसको यूज करेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा, तो उसको अच्छे से यूज करो, ये अपन ने इससे सीख लिया। दूसरा, तीसरा, वी रिकॉग्नाइज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर। हमने ये देखा है कि अपने जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका क्या परिणाम होता है एंड इफेक्ट क्या है जब वो खत्म हो जाएंगे। रिसोर्स डिप्लेशन जो है ना, वो खत्म होने वाले हैं, तो वो क्यों खत्म हो रहे हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है, ये सब अपन इसमें देखें। और उसको रोकने के
लिए, जो डिप्लेशन उसको रोकने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, ये चैप्टर में देखें अपन। उसके बाद वी एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एनर्जी फॉर्म, अलग अलग एनर्जी फॉर्म जो है अपन ने एक्सप्लोर किए अभी, ठीक है। वाइंड हो गया, सन हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गया, ये सब अपन अलग अलग एनर्जी फॉर्म देखे, जिसमें कन्वेंशनल भी है एंड नॉन कन्वेंशनल भी, ठीक है। तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल विद देयर एडवांटेज है डिसएडवांटेज। We come to know the energy conservation is very important for sustainable future. भविष्य में अगर आपको रहना है, जीना है या बचाना है, तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कंजर्व करके रखनी पड़ेगी। एनर्जी कंजर्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज द कंप्लीट कंक्लूजन फॉर द एंटायर चैप्टर, दैट इज रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। अपना रिसोर्स जो है सेकंड चैप्टर है, इससे ये पूरा कंक्लूजन अपना निकलता है, ठीक है। तो सेव एनर्जी एंड सेव इकोनॉमी, दिस इज द मोटो फॉर दिस चैप्टर, ओके।